हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल फार्मर लेक्चर्स। आज हम इसमें पढ़ेंगे मेडिसिनल केमिस्ट्री का यूनिट 2 का जो हमारा टॉपिक चल रहा था, ड्रग एक्टिंग ऑन सिम्पैथोमिमेटिक एजेंट्स। तो आज का जो हमारे इसमें ड्रग है पहले वो है हमारा फिनाइल एफ्रीन। इससे पहले नोरइपाइनफ्रेन और इपाइनफेराइन के बारे में मैंने पिछले वीडियोज़ में बता दिया। आज हम पढ़ेंगे फिनाइल एफ्रीन, जो कि हमारे एग्ज़ाम में पूछा जाने वाला ड्रग में से एक होता है और ये ज़्यादा पूछा जा सकता है। फिनाइल एफ्रीन होता क्या, पहले हम ये देख लेते हैं। फिनाइल एफ्रीन एक सिम्पैथोमिमेटिक अमाइन ग्रुप होता है जो कि आपका एक्ट करता है अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर पे। जो हमारा अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर होता है उस पर ये ज़्यादा अटैक करता है, ठीक है। तो ये अल्फ़ा ग्रुप को टारगेट करता है। उसके बाद ये वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर होता है और यूज़ होता है ये नेसल कंजेस्टेंट और कार्डियोटोनिक एजेंट्स में, ठीक है। ये इसके बारे में हो गया कि फिनाइल एफ्रीन होता क्या। अब हम इसमें देखते हैं स्ट्रक्चर के बारे में। तो स्ट्रक्चर के बारे में बताने से पहले मैं यहाँ पे आपको एक स्ट्रक्चर बताता हूँ जो कि हमारा है इपाइनफेराइन का। किसका है हमारा ये स्ट्रक्चर? ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये इपाइनफेराइन का है, ठीक है। तो जैसा कि आप देखेंगे तो ये हमारा स्ट्रक्चर जो है ये हमारा इपाइनफेराइन का है। ये थोड़ा आप समझ जाना है, थोड़ा मुश्किल वैसे में बन रहा है, ठीक। तो हमारा ये अब स्ट्रक्चर अब इसमें है क्या, अगर आप देखेंगे तो हमारे ये जो ग्रुप है इपाइनफेराइन का, इसमें सेम है। ये HCl वाले को हटा के सिर्फ हमें इतना इतना देखना है। ये जो हमारा इतना ग्रुप है ये हमारा सेम है, पर इसमें डिफरेंस क्या है? इसमें पहला डिफरेंस ये है कि ये हमारा जो ग्रुप है, जो हमारा फिनाइल एफ्रीन है, ये हमारा कैटिकोल मोइटी का नहीं है। ये जो ग्रुप, ये जो हमारा बेंजीन के संग OH लगा हुआ है, ये हमारा कैटिकोल मोइटी शो नहीं करता। और ये कैटिकोल मोइटी क्यों नहीं शो करता? क्योंकि अगर हम इपाइनफेराइन में देखें, इपाइनफेराइन बिल्कुल इसी का सेम स्ट्रक्चर है। इपाइनफेराइन में क्या है वो है, इपाइनफेराइन में क्यों नहीं होता? क्योंकि इसका जो पारा पोजीशन जो है इपाइनफेराइन में, उस पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा हुआ है, जबकि इसके पैरा पोजीशन पे हमारा जो हाइड्रोक्सिल ग्रुप है वो प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण ये अल्फ़ा एगोनिस्ट की एक्टिविटी जो है वो ज़्यादा शो करता है। अब अल्फ़ा एक्टिविटी ज़्यादा शो करने के कारण मतलब इसकी जो अल्फ़ा एड्रीनर्जिक रिसेप्टर, जो अल्फ़ा रिसेप्टर है वो इंक्रीज़ कर गई है, ठीक है। लेकिन इसका जो मेटाबॉलिज्म होता है, जो इसका मेटाबॉलिज्म होता है वो हमारा डिक्रीज़ कर गया है। जो हमारा कोम्ट होता है, कोम्ट क्या होता है? कैटिकोल ओ मिथाइल ट्रांसफरेज। कैटिकोल क्या हो गया? कैटिकोल उन्हीं ग्रुप्स को जल्दी मेटाबोलाइज करता है जिनमें कैटिकोल मोइटी जो है वो उसकी प्रेजेंट होती है। लेकिन फिनाइल एफ्रीन में कैटिकोल मोइटी प्रेजेंट नहीं होती, जिस कारण ये जो मेटाबॉलिज्म है वो जल्दी नहीं होता और जो ड्रग जो है वो एक्शन शो करने में ज़्यादा टाइम लेता है। इसके बारे में मैंने डिटेल में जो हमारा SAR जो मैंने बनाई थी वीडियो, SAR के वीडियो में पूरा मैंने इसको बता रखा है। अब हम इसके बात करते हैं सिंथेसिस की। क्योंकि कुछ ड्रग्स जो है हमारी उनकी सिंथेसिस एग्ज़ाम में पूछी जाती है। कुछ पॉइंट इंपॉर्टेंट ड्रग्स है सिर्फ उनकी सिंथेसिस पूछी जाती है, इसलिए इसकी सिंथेसिस की बात करते हैं कि ये बना कैसे है। तो सिंथेसिस में हमारे पास एक कंपाउंड होता है जो कि मेटा बेंजाइल ऑक्सी बेंजल्डिहाइड होता है। जब उसका हम रिएक्शन कराते हैं किसके साथ, अगर मैं कंपाउंड बोलूँगा क्योंकि मुझे नाम यहाँ पे लिखा नहीं है मैंने और मुझे अभी नाम याद नहीं आ रहा। जब हम इस कंपाउंड के साथ इसका रिएक्शन कराते हैं, इस कंपाउंड के संग जब हम इसका रिएक्शन कराते हैं किसमें, रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन के रिएक्शन से, जो ये हमारा रिएक्शन है वो रिफॉर्मेट स्काई रिएक्शन। तो जो हमारा कंपाउंड बनता है उसमें हमारा CHO जो ग्रुप है, जो एल्डिहाइड ग्रुप है, वो ब्रेक हो जाता है और यहाँ पे हमारा दो ग्रुप आते हैं। एक हमारा फिनोल ग्रुप, एक हमारा फिनोल की ग्रुप आता है और एक हमारा यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी प्रेजेंट नहीं, ईस्टर ग्रुप जो है वो प्रेजेंट हो जाता है हमारा, ठीक है। यहाँ पे हमारा कौन सा ग्रुप प्रेजेंट होता है? ईस्टर ग्रुप होता है। उसके बाद जब हम इसका फिर से NH2 के साथ करते तो हमारा C2H5 जो है, यहाँ पे OC2H5 जो है वो हमारा निकल जाता है। और निकलने के बाद यहाँ पे क्या हो जाता है? OC2H5 जो है वो हमारा हट जाता है और ये जो NH2 जो ग्रुप है वो यहाँ पे आके हमारा ऐड हो जाता है, ठीक है। उसके बाद जब हम इसका नाइट्रेशन कराते हैं तब फिर ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बनाता है, एक कॉम्प्लेक्स बनाता है, जिसका हम बाद में इसको रीअरेंजमेंट करके जो हमारा कंपाउंड बनता है वो हमारा ये वाला बनता है, ठीक।
इस कंपाउंड बनता है। मैं इन रिएक्शंस को मैं दोबारा से एक बार सिंथेसिस के रिएक्शंस के लिए मैं हर ड्रग्स का जो से ड्रग्स के सिंथेसिस है उनका मैं एक दोबारा से वीडियो बनाऊंगा जिसमें पूरा नाम लिखा रहेगा। यहाँ पे आप बस समझ लीजिए, जब हम इस ड्रग का फिर NaOH और CH3I के साथ HCl के संग जब हम रिएक्शन कराते हैं तो हमारा फिनाइल एफ्रीन का जो है वो हमारा जो कंपाउंड है वो फॉर्म हो जाते हैं। ठीक है, अगर आपको सिंथेसिस में कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे जो ये हमें कमेंट में ज़रूर बताना। मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं कि मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन क्या है। मैं सिंथेसिस के लिए एक वीडियो फिर बनाऊंगा जिसमें जितने भी ड्रग्स हैं उन सब की सिंथेसिस जो है उसमें 1 बाय 1 मैं बताऊंगा और सब ड्रग्स के जो नाम होंगे वो भी उसके नीचे लिखे होंगे जिससे आपको लर्न करने में ईजी हो। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं मैकेनिज़्म ऑफ एक्शन की। तो जैसा आप जानते हैं फिनाइल एफ्रीन जो है ये सिलेक्टिव अल्फ़ा 1 एड्रेनर्जिक एगोनिस्ट होता है और ये हमारा एक्ट करता है वैसोकॉन्स्ट्रिक्टर की तरह, और जो ब्लड प्रेशर है उसको इंक्रीज़ कर देता है जब ये इंक्रीज़ करता है टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस को। उसके बाद ये कंस्ट्रिक्ट करता है सिलियरी बॉडी ब्लड वेसल्स को जो कि हमारा प्रोड्यूस करते हैं माइड्रियासियस, जिसके कारण हमारा इंट्राक्यूलर टेंशन जो है वो रिड्यूस हो जाता है। ये फिर हमारा प्रोवाइड करता है नेसल डिकंजेस्टेंट एक्शन को, जिससे हमारा वैसोकॉन्स्ट्रिक्टरी एक्शन जो है आर्ट्रियोल्स में नेसल म्यूकोसा में जो हमारा एक्शन सो होता है। उसके बाद ये रिड्यूस करता है हमारा एब्जॉर्प्शन रेट को लोकल एनेस्थीसिया का, जब हम इसको प्रोलॉन्ग या लोकलाइजिंग करते हैं इसके एक्शन को वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन एक्शन में, जब हम इसका स्क्रीन पे या म्यूकस मेम्ब्रेन पे लगाते हैं। ठीक है, यूजेस क्या, ये हमारा यूज़ होता है कि ट्रीट कर सके हम नेसल कंजेशन को, हाइपरटेंशन को, शॉक्स को, और उसके बाद ये यूज़ होता है हमारा हाइपरटेंशन का जब स्पाइनल एनेस्थीसिया दिया जाता है, और पैरोक्सिमल सुप्रेंटिकुलर को। ठीक है, और ये हमारा इंक्रीज़ करता है ब्लड प्रेशर को डायग्नोसिस जब हम करते हैं हार्ट में मेमोरिक का। ठीक, उसके बाद जो हमारा ड्रग आता है वो आता है हमारा डोपामीन। डोपामीन हमारा एक मेटाबॉलिक अब जो हमारा ड्रग है वो डोपामीन है। ठीक है, अब हम डोपामीन के बारे में पढ़ते हैं कि डोपामीन होता क्या है। डोपामीन हमारा एक मेटाबॉलिक प्रिकर्सर होता है नॉरएपिनेफ्राइन और एपिनेफ्राइन का। ये ब्लड ब्रेन बैरियर जो होता है हमारा उसको क्रॉस नहीं करता। मैंने ब्लड ब्रेन बैरियर के बारे में पहले ही बता रखा है, पहले जो क्लासेस हुई थी मैंने पहले के लेक्चर्स में उसको बता दिया था। और ये मिनिमल इफ़ेक्ट जो है CNS पे देता है। उसके बाद ये हमारा एक्ट करता है रिसेप्टर पे और प्रोड्यूस करता है एक पॉजिटिव इनोट्रोपिक इफ़ेक्ट को, मतलब ये इंक्रीज़ कर देता है, जो इफ़ेक्ट जो होता है उसको इंक्रीज़ कर देता है हार्ट पे, और ये इंक्रीज़ करता है सिस्टोलिक और पल्स प्रेशर को। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पे जो हमारा एक कंपाउंड है ये हमारा, इस कंपाउंड में क्या है कि इस कंपाउंड में जो हमारा अल्फ़ा और बीटा पोजीशन पे जो हमारा हाइड्रोक्सिल ग्रुप प्रेजेंट होता है वो यहाँ पे नहीं है। ठीक है, कैटेकोल मोइटी है, लेकिन यहाँ पे जो हमारा एक बीटा पोजीशन पर हाइड्रोक्सिल ग्रुप लगा होता है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है, जिसके कारण ये अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर जो है वो हमारा यहाँ पे जो ये शो करता है ये अल्फ़ा एड्रेनर्जिक रिसेप्टर। तो जो हमारा डोपामीन होता है ये अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 और बीटा 1 रिसेप्टर्स पे एक्ट करता है। ठीक है, इसके बाद इसके मैकेनिज़्म पे आते हैं। डोपामीन जो होता है वो हमारा न्यूरोट्रांसमीटर की तरह एक्ट करता है CNS के कुछ एरियाज़ में, और ये इंक्रीज़ करता है हमारे हार्ट रेट और कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी को, पॉजिटिव क्रोनोट्रॉपिक और इनोट्रॉपिक इफ़ेक्ट्स जो है जब वो मायोकार्डियम पे देता है। ये जो इफ़ेक्ट होता है ये अचीव किया जाता है जब हम इस पर अप्लाई करते हैं एगोनिस्ट एक्शन को बीटा एडिनोसेप्टर, या जब हम इसको रिलीज़ करते हैं नॉरएपिनेफ्राइन को स्टोरेज साइट से सिंपैथेटिक नर्व एंडिंग के। ये हमारा एक्ट होता है एगोनिस्ट पे 5 डोपामाइन रिसेप्टर पे, और ये हमारे डोपामाइन रिसेप्टर पे भी एक्ट करता है अल्फ़ा 1, अल्फ़ा 2 के साथ। जो हमारा सब टाइप होता है वो हमारा D1, D2, D3, D4, D5 होता है, और ये हमारे ब्रेन में होता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जाके हमारा जो एगोनिस्ट जो है उस पर जाके ये रिसेप्टर पे बाइंड करता है, या वहाँ से फिर ये इम्पल्स जो है वो प्रोवाइड करता है। यूजेस में ये यूज़ होते हैं हमारे एक्यूट
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में इमिनेंट रीनल फेलियर और विथ इमिनेंट रीनल फेलियर, और ये हमारा एक्यूट पैंक्रियाटिक्स में भी यूज़ होता है, और ये हमारे यूज़ होता है सेप्टिक शॉक और सर्जिकल शॉक में। ठीक है, इसके बाद जो आता है हमारा वो हमारा मिथाइल डोपा होता है। मिथाइल डोपा जो होता है वो हमारा अफेक्ट करता है सेंट्रल और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को, और ये हमारा मेनली यूज्ड होता है एक एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स की तरह। ठीक है, तो इसका अगर हम देखें तो ये भी हमारा कौन सा प्रॉपर्टी शो कर रहा है, ये भी हमारी कैटेकोल मोइटी जो है ये शो कर रहा है। ठीक है, यहाँ पे एच लगा हुआ है इसके साथ। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देखते हैं कि ये क्या एक्शन जो है वो शो करता है। तो ये हमारा प्रोड्यूस करता है हाइपोटेंसिव एक्शंस को, जो कि एक्टिविटी होता है सीएनएस पे, लेकिन ये एग्जैक्ट मैकेनिज्म जो होता है इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है वो अननोन है। ये कन्वर्ट करता है अल्फ़ा मिथाइल नॉर इपाइनफेराइन को सीएनएस में, और जो मेटाबोलाइट होता है उसको स्टिमुलेट करता है सेंट्रल इनहिबिटरी अल्फ़ा एडिनर्जिक रिसेप्टर में। ये जो स्टिमुलेशन होता है ये डिक्रीज़ कर देता है सिंपैथेटिक टोन को और टोटल पेरिफेरल रेजिस्टेंस और ब्लड प्रेशर को। जो यूज़ होता है उसमें वो हमारा यूज़ होता है एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट्स का। उसके बाद ये हमारा यूज़ होता है हाइपरटेंशन में, जब इसको हम एडमिनिस्टर्ड करते हैं डायूरेटिक्स के संग, हम जब इसको देते हैं। उसके बाद ये रिड्यूस कर देता है हमारे डोपामिन के लेवल को, इपाइनफ्राइन के और नॉर इपाइनफ्राइन के, और सेरोटिन टिश्यूज़ का जो लेवल होता है उनको रिड्यूस कर देता है। यह हमारा यूज़ होता है रेनॉल्ड्स डिसीज़ में, जो कि डिक्रीज़ कर देता है हमारे न्यूरोजेनिक वैसोकॉन्स्ट्रिक्शन को। उसके बाद ये नॉरएफ्रिन जो है वो हमारा एक्ट करता है एक फॉल्स ट्रांसमीटर की तरह सीएनएस में, और इसका यूज़ जो होता है ये हाइपरटेंशन को ट्रीट करने में होता है। तो आज की जो हमारी क्लास थी वो सिर्फ 3 ड्रग्स के लिए ही थी, मिथाइल डोपा, डोपामाइन और जो हमारा फिनाइलेफ्रिन है। जो इनके स्ट्रक्चर्स है और जो इनके स्ट्रक्चर्स को याद करना है इसके लिए मैं एक टिप्स एंड ट्रिक्स की वीडियो भी निकाल दूंगा। सिंथेसिस के लिए भी मैं एक अलग से वीडियो निकाल दूंगा, और मुझे यूट्यूब पे कमेंट करके बता देना अगर आपको कोई टॉपिक समझ में ना आया हो या आपको दोबारा से समझना हो तो मुझे बता देना, तो मैं उस टॉपिक की दोबारा से वीडियो जो है और बढ़िया से थोड़ा मैं कोशिश करूँगा कि और बढ़िया से बना सकूँ, जिससे आपको ईजी वे में जो आप याद कर सके। ठीक है, और अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, सब्सक्राइब करना, और दोस्तों इसको लाइक और शेयर ज़रूर करना, कमेंट करके भी बताना, क्योंकि हम लोगों को बहुत मेहनत करनी पड़ती है क्योंकि हमें साथ में क्लासेस भी लेनी होती है और हमें वीडियो भी बनाना होता है, तो हमारे थोड़े एफ़र्ट्स को अप्रिशिएट कर देना। सो थैंक यू दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो।